स्वागत है आपका बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सेरीकल्चर इंडस्ट्रीज है उसके बारे में कि किस किस प्रकार से हम जो रेशम कीट पाल रहे हैं उसके लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए और किन किन मुख्य जो बिंदु हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा यदि हम सेरीकल्चर की इंडस्ट्रीज़ को करते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि यदि हम सेरीकल्चर इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो हमें मोस्टली 2-3 जो बातें हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि नंबर 1 है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो वातावरण होता है उसके अकॉर्डिंग रेशम कीट की बेस्ट क्वालिटी की स्पीसीज का चयन करना, बेस्ट क्वालिटी की स्पीसीज को सेलेक्ट करना। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी हम यहाँ पर स्पीसीज को सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है प्लांट्स जो हैं उन प्लांट्स के, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स लगाना। जैसे कि मान लीजिए मलबरी का प्लांट है तो हमें मलबरी का गार्डन जो है वो लगाना पड़ेगा इसकी इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है। साथ ही साथ हमें कुछ एप्लियंस की आवश्यकता पड़ेगी जो कि उपकरण होते हैं इस इंडस्ट्रीज में काम आने वाले। ठीक है। अब हम जो है वो यहाँ पर एप्लियंस कौन कौन से रहने वाले हैं उन एप्लियंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला जो एप्लियंस है जो सेरीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए काम आने वाला है वो है सूटेबल पैलेस। ठीक है। यानी कि उचित प्रकार का जो आवास है वो ज़रूरी है जो रेशम कीट है उनके लिए। राइट। अब यहाँ पर क्या है कि जो मोथ होते हैं सिल्क वर्म होते हैं। ठीक है। जो सिल्क वर्म होते हैं इन सिल्क वर्म को हम एक बंद कमरे में पालते हैं, क्लोज रूम के अंदर पालते हैं। ठीक है। इस रूम की विशेषता जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम इसमें जो हवा है वो प्रवेश कर सके और साथ ही जो सनलाइट है वो भी एंटर कर सके। मतलब इस प्रकार से कि हमारे पास में इस प्रकार का जो एक घर है, एक रूम है जो हमने क्रिएट किया है, बनाया है, इसमें इधर से कुछ जो पोर हैं या कुछ जो एरिया है वो खाली होनी चाहिए जिससे कि हवा जो है एंटर कर सके। ठीक है। बाकी अगर हम इस कमरे की बात करें, इस रूम की बात करें, तो ये रूम जो होता है ना वो मिट्टी का बना हुआ होता है, मिट्टी का या फिर छप्पर का बना हुआ होगा। ठीक है। मिट्टी या फिर छप्पर का ये जो रूम है वो बना हुआ होता है। ठीक है। इस रूम को जो है एक नाम देते हैं मकबाना। ठीक है। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेशम कीट के आवास को किस नाम से जाना जाता है। तो रेशम कीट के घर को क्या कहा जाता है। तो मकबाना कहा जाता है क्योंकि मिट्टी का बना होता है, छप्पर का बना हुआ है। ठीक है। इसलिए, और इसमें हवा के आने की और लाइट के आने की क्या है, अच्छी खासी व्यवस्था है और ये पालने के लिए उपयुक्त है। तो मकबाना इसका क्या है, नाम है। फिर दूसरा जो है हमारे पास में उपकरण वो आता है ट्रे का, यानी कि बहुत सारी ट्रे जो है वो हमें चाहिएंगी इसके पालन के लिए। तो ट्रेज, ठीक है, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अब ट्रे में कई प्रकार की ट्रे हैं जिसमें मैं पहली ट्रे की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट जो ट्रे है, ठीक है, रियरिंग ट्रे है। पहली ट्रे कौन सी है, रियरिंग ट्रे, जिसमें जो हमारे पास में इंसेक्ट होंगे उनको भोजन जो है वो दिया जाएगा। रियरिंग ट्रे इसे जो है वो हम पालन पोषण ट्रे के नाम जानते हैं, पालन पोषण ट्रे। ठीक है। इस ट्रे में क्या होता है, इस ट्रे के अंतर्गत हम शहतूत की जो पत्तियां होती हैं वो रख देते हैं। इस पर जो इंसेक्ट है हमारे पास में वो अंडे देता है। और ये जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, जिस ट्रे में रखी जाती है वो ट्रे जो है वो बांस की बनी होती है, यानी कि रियरिंग ट्रे जो है वो बांस की बनी हुई है। नंबर 1 चीज़ कि ये बांस की लकड़ी की बनी हुई होती है। दूसरी बात ये कि
इस प्रकार की ट्रे में जो इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट स्पेशली जो भी हम बॉम्बिक्स मोराई पाल रहे हैं, तो बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है, वो इसमें रखी हुई जो पत्तियाँ होती हैं ना, लीफ, जैसे कि मान लीजिए शहतूत की पत्तियाँ हैं, तो उस पत्तियों के ऊपर क्या करेंगी, ये एग रिलीज करती हैं, ठीक है, अंडे देती हैं, ये इसकी विशेषता है। ठीक, इसके अलावा ये बांस की बनी हुई, जो बांस की बनी हुई से क्या फ़ायदा है, बांस की बनी हुई से ये फ़ायदा है कि इसमें टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहता है, ठीक, ना तो ज़्यादा बढ़ेगा ना ही कम होगा, क्योंकि लकड़ी बनी हुई है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर से, तो ये अप्रभावित रहती है टेम्परेचर से, इसलिए इसको रियरिंग ट्रे पालन पोषण के लिए बनाया गया है। दूसरी जो ट्रे है वो आती है हमारे पास में, ये फर्स्ट ट्रे थी रियरिंग ट्रे, दूसरी ट्रे जो है वो आती है, सेकंड ट्रे जो है वो आती है हमारे पास में कोकून ट्रे, ठीक है, कोकून ट्रे। इस प्रकार ट्रे जो है कोकूनों को रखने में काम आती है, ठीक है, जो कैटरपिलर लार्वा होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है, ठीक। अब कैटरपिलर लार्वा जो होते हैं वो कोकून बनाएंगे, तो देखिए कोकून ट्रे में क्या होता है, इसमें हम जो इंसेक्ट है बॉम्बिक्स मोराई, मान लीजिए हमने ये बॉम्बिक्स मोराई रेशम कीट का एग्जाम्पल लिया है, बॉम्बिक्स मोराई, इसके एग से जो लार्वा निकलेगा, ठीक है, उसका नाम रहेगा कौन सा, कैटरपिलर लार्वा, ठीक है। ये जो कैटरपिलर लार्वा है ये इस वाली ट्रे में क्या करेगा, कोकून को बनाएगा। कोकून कैसे बनाएगा, कैटरपिलर लार्वा जो होता है वो 5th स्टेज में जाकर के भोजन खाना बंद कर देता है, ठीक है, भोजन बंद कर देता है और अपनी एक ग्रंथि, जो सर में ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि से, जो कि सलाइवा ग्लैंड है, उससे सलाइवा को सीक्रेट करके उसे सर को कवर कर लेता है, पूरी बॉडी को कवर कर लेता है, और वो संरचना जो है वो अब कोकून की कहलाती है, ठीक है। तो कोकून बनाने वाली ट्रे जो है वो कोकून ट्रे कहलाती है। इसके बाद में अच्छा, इसी ट्रे को एक नाम और देते हैं जिसका नाम है स्पिनिंग ट्रे, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्पिनिंग ट्रे। तीसरी जो ट्रे है जो काम आती है इस इंडस्ट्रीज में वो है फीडिंग ट्रे, थर्ड है फीडिंग ट्रे। ये वाले जो ट्रे है वो अनसन ट्रे है, ठीक है, और ये किस चीज़ में काम आएगी, लार्वा को भोजन देने हेतु काम आती है। इस ट्रे से हम क्या करते हैं, लार्वा को भोजन देते हैं, लार्वा को भोजन देने, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम जो मलबरी प्लांट है, मलबरी प्लांट, इसकी जो लीफ होती है ना, लीफ, उन लीफ को कैटरपिलर जो होता है लार्वा उसके लिए परोसते हैं, यानी कि भोजन देते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फीडिंग ट्रे कहते हैं। ये तीन तो हैं इसमें किसकी, ट्रेज के बारे में जो इंडस्ट्रीज में काम आती है, फीडिंग ट्रे। इसके बाद में हमारे पास में जो और उपकरण है वो आते हैं 3rd नंबर पे, रैक्स, मतलब इन ट्रे को रखने के लिए रैक होनी चाहिए, ताकि एक ही जगह पे, मतलब अलमारी टाइप की एक इक्विपमेंट है हमारे पास में। ऐसे मान लीजिए ये हमारे पास में अलमारी टाइप की एक इक्विपमेंट है, यहाँ एक रैक हो गई, यहाँ 2 रैक हो गई। इसमें मान लीजिए हमारे पास में क्या है, रियरिंग ट्रे है, रख दी हमने बहुत सारी। इसमें हमने मान लीजिए कोकून ट्रे को रखा हुआ है, और इसमें मान लीजिए हमने जो फीडिंग ट्रे है उनको रखा हुआ है। जैसे घर में नहीं होता है कि एक ही इक्विपमेंट के अंदर सारे बर्तन आ जाते हैं, जिसको अपन छीका बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास में रैक्स है, ठीक है, ये सभी ट्रे को एक जगह पे रखने के
काम आने वाली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अनेक सारे क्या होते हैं भाई, खाने होते हैं, अलमारी की तरह काम आती है, और इसमें मोस्टली जो लार्वा को देने वाला भोजन होता है ना, वो रखा जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें लार्वा को दिया जाने वाला भोजन रखा जाएगा, फूड, उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे या रखेंगे, ठीक है। ये वाली रैक्स कहलाती है। इसके बाद में अगला जो उपकरण है इसी में ही काम आने वाला, वो है हमारे पास में कोपिंग नाइफ, मतलब चाकू, कोपिंग नाइफ। ये नाइफ जो होता है वो किस काम में आता है, देखिए, जो हमारे पास में मलबरी प्लांट है, उसकी जो पत्तियां होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में ये काम आता है। मतलब जो लीफ होती है, लीफ, उनके स्मॉल जो पीस होते हैं, टुकड़े होते हैं, स्मॉल टुकड़े करने में काम आता है, ठीक। जबकि लीफ को तोड़ने का जो इक्विपमेंट है ना, वो अलग से है, उस इक्विपमेंट को बोलते हैं डालाज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगला जो इक्विपमेंट है वो है डालाज, कुल्हाड़ी जैसा, जो पेड़ की पत्तियों को तोड़ता है। यानी कि ये लीफ जो होती है ना, लीफ को प्लांट से अलग करने में काम आता है, प्लांट से क्या करता है, ये अलग करने में काम आता है, ना कि प्लांट के मतलब पत्तियाँ जो होते हैं उनको तोड़ने का, ठीक है। ये डालाज है। इसके बाद में और इक्विपमेंट है, जैसे कि बास्केट है, नेक्स्ट बास्केट। ये जो पत्तियाँ होती हैं, लीफ जो होती है ना, उनको इकट्ठा करने के लिए काम आती है लीफ, इनको एक जगह पे कलेक्ट करके लाने का काम करती है, कलेक्ट करने, ठीक है, उसमें काम आती है। इसके अलावा और भी उपकरण है जो हमारे पास में है, जैसे कि हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, ये वाले। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ठीक है। ये जो मीटर है ना, ये जो रूम होता है ना, रूम, जैसे कि जिसमें भी हम इसको पाल रहे हैं रेशम कीट को, उस रूम का जो भाई मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर यानी कि नमी, उसको बताने का काम करता है कि भाई कमरे में कितना तापमान, तापमान तो नहीं बताएगा, नमी बताएगा कि भाई कितना मॉइस्चर है कमरे का, ठीक है, वो बताने में काम आता है। अगर आप देखोगे तो एक कमरे में करीबन करीबन 60 से 70% की आर्द्रता जो है ना, वो कंपलसरी है, ये पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर जो नमी को बताने वाला मीटर है, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है 8th नंबर पे थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर रूम का जो है उसको पता करने के लिए काम में आएगा। तो रूम, इसमें जो टेम्परेचर होगा उसको पता करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो भाई 23 डिग्री से और 27 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, 23 डिग्री से और 27 डिग्री इसका टेम्परेचर होना चाहिए कमरे का। ये रूम का टेम्परेचर जिसमें जो सिल्क है वो पाले जा रहे हैं उसका, ठीक है। पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगला है और जो उपकरण है इसके अलावा, ठीक है, वो है फ्रीज और ओवन। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ओवन। अब ओवन जो है ना, वो कहाँ काम में लिया जाएगा। अब देखिए, जो एग होते हैं हमारे पास में, एग, वो एग धीरे धीरे क्या होते हैं, लार्वा की स्टेज में चेंज होते हैं। अब लार्वा जो है ना, वो यहाँ पर कई स्टेज से गुजरता है, जैसे कि पहली अवस्था से, फर्स्ट स्टेज से, दूसरी, तीसरी, ठीक है, 3 स्टेज से। इसके बाद में 4th एंड 5th स्टेज जो होती है ना लार्वा की, वो ऐसी स्टेज होती है जहाँ से वो कोकून में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो धागा बनाना शुरू कर देता है। 4th एंड 5th स्टेज, और स्पेशली 5th स्टेज होती है ना, वो कोकून की स्टेज होती है, जहाँ पर जो लार्वा है वो भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है और अपने सिर से रेशम ग्रंथि, मतलब रेशम जो है वो छोड़ना शुरू कर देता है, यानी कि लार। तो ओवन जो है, ये अलग अलग जो लार्वा की अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं को अलग अलग टेम्परेचर पर, ठीक है, सक्रिय करता है। तो ये ओवन जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पर लार्वा की जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज हैं, उन स्टेजेस को एक्टिव रखने का काम करता है, ये एक्टिव रखता है, ठीक है।
तो ओवन का काम क्या है, पेपर में पूछे तो बता देना आप कि भाई ओवन जो है वो लार्वाओं की डिफरेंट स्टेज को सक्रिय रखने का काम करता है। अगला आता है नेक्स्ट 10th नंबर का, ये है फ्रिज। ठीक है, जिसे आप रेफ्रिजरेटर के नाम से भी जानते हो। अब फ्रिज कहाँ काम आएगा, तो फ्रिज जो होता है ना वो सीड्स जो होते हैं इनके सीड्स, ठीक है, इन सीड्स को और साथ ही साथ एग जो होते हैं उन एग्स को सेफ रखने के लिए, सेफ मतलब स्टोर, कि भाई वो ख़राब ना हो, ठीक है, काम में लिया जाना, ये इसका काम है फ्रिज का, मतलब सेफ रखने के लिए फ्रिज जो है वो काम आता है। तो इस प्रकार से जो सेरीकल्चर उसमें इंडस्ट्रीज होती है, उन इंडस्ट्रीज में काम आने वाले उपकरण को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अगला टॉपिक जो आता है वो हमारा वो आता है ग्रेनेज मैनेजमेंट का। ठीक है, ग्रेनेज मैनेजमेंट, मैं यहाँ पर नोट लिख देता हूँ, ग्रेनेज मैनेजमेंट, ग्रेनेज मैनेजमेंट। अभी ग्रेनेज मैनेजमेंट क्या होता है, तो देखिए यदि आप सिल्क वर्म पाल रहे हो, ठीक है, तो आप इससे सिल्क प्रोड्यूस करोगे, सिल्क प्राप्त करोगे, ठीक है, इससे कपड़े बनाओगे और इंडस्ट्रीज खोल करके अच्छा खासा पैसा कमाओगे। लेकिन सपोज दैट आप सेरीकल्चर कर रहे हो, तो आपके लिए जो सिल्क प्राप्त हो रहे हैं ना आपको, वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई तो इन कीट के अंडों को सेफ रख रहा होगा और उन अंडों को यानी कि सीड्स के रूप में उन्हें बेच रहा होगा। तो क्या है ग्रेनेज मैनेजमेंट, क्या होता है कि जो बेस्ट क्वालिटी के जो सिल्क वर्म होते हैं उनके जो एग्स होते हैं, एग्स, ठीक है, उनको सेफ रख करके उन्हें सीड्स के रूप में बेचना, ठीक है, ये कहलाता है ग्रेनेज मैनेजमेंट। क्या कहलाता है ये, ग्रेनेज मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि रेशम कीट पालन के लिए रेशम कीट के अंडों को सीड्स के रूप में बेचना, जो पालन कर रहा है या उसकी जो दुकान खोल रहा है, वो मैनेजमेंट कहलाता है ग्रेनेज मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस वाले मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल होती हैं, जैसे ही कोई भी सिल्क वर्म है, ठीक, वो जब कोकून से आगे कन्वर्ट होकर के और इंसेक्ट बनता है, तो उनके मेल और फीमेल को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल जो होती है उनको हम अलग अलग कर लेते हैं। उससे क्या होगा, ये हमारे पास मेल है, ये हमारे पास में फीमेल है, तो इन दोनों को आपस में फर्टिलाइजेशन करने से रोका जाएगा। ठीक है, और फिर मेल को एक डिफरेंट टाइप के फीमेल से और फीमेल को डिफरेंट टाइप के मेल से, जो बेस्ट क्वालिटी के होंगे उनसे कॉम्बिनेशन करके, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास में मेल ये है, एक हमारे पास में मेल ये है, और इधर हमारे पास में फीमेल ये है और फीमेल ये है, तो ये ए टाइप का है, और ये हमारे पास में एम टाइप का है, और ये एन टाइप का है, ये हमारे पास में बी टाइप का है। तो ये जो मेल आप देख रहे हो दोनों मेल, ठीक है, इनका इससे क्रॉस करवाना और इसका जो इससे क्रॉस करवाना, इससे क्या हो रहा है कि ये डिफरेंट टाइप के क्या कर रहे हैं, संतति प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों संतति जो है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन वाली है, बेस्ट क्वालिटी वाली है। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं कि आपस में सेल्फ मतलब उसी टाइम पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन से रोकते हैं, और फिर इनको अलग से जो है इनका फर्टिलाइजेशन या मेटिंग की क्रिया करवाते हैं, मेटिंग। ठीक है, और उनसे फिर क्या करते हैं, बेस्ट क्वालिटी के, ठीक है, एग जो है वो प्राप्त करते हैं, और इन एग को अपन स्टोर करके फिर जो रेशम कीट का पालन करता है, यानी कि जो सेरीकल्चर कर रहा होता है, उस सेरीकल्चर को हम ये सीड्स जो हैं वो उपलब्ध करवा देते हैं, सीड्स उनके लिए अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा काम है ये कहलाता है कौन सा, ग्रेनेज मैनेजमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये
ग्रेनेज मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है कि कभी कभी तो ये जो मैनेजमेंट करने वाला होता है ना, वो डायरेक्ट जो इनसे एग प्रोड्यूस हुए हैं, मान लीजिए अभी एग इनसे प्रोड्यूस हुए हैं, ये एग भी डायरेक्ट दे सकता है पालनकर्ता को। ठीक है, वरना कभी कभी क्या होता है कि इन एग से वो लार्वा की फॉर्म को निकाल लेते हैं और उसकी फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में भी उनको पालनकर्ता को उपलब्ध करा देते हैं। ठीक है, पालनकर्ता जो होता है उनको उपलब्ध करा देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो सेरिकल्चर करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन से सीड्स जो है अपने लिए सेलेक्ट करना चाहता है, लार्वा वाले स्टेज वाले चाहता है या फिर वो एग ही चाहता है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट होता है, इसे बोलते हैं ग्रेनेज मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें क्या आता है कि पालन विधि क्या होती है, रियरिंग मेथड क्या है। तो पालनकर्ता को ये जो बीज है ना, सीड्स हैं, ये पालन ट्रे में रख करके दे दिया जाता है और स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि प्रथम द्वितीय और तृतीय जो अवस्था होती है ना, उसको ध्यान से रखे और फिर इनसे जो अगली स्टेज आएगी ना, चौथी और पांचवी, ठीक है, उसको सेफ रखे और उनको कोकून ट्रे में डाल दे, जिससे कि वो क्या करे, कोकून का फॉर्मेशन कर दे। ध्यान रखें उस टाइम कमरे का टेम्परेचर जो है वो करीबन 23 से 27 डिग्री होना चाहिए, नमी जो है 60 से 70% होनी चाहिए। ठीक है, और बाद में फिर उससे क्या हो जाएगा, जो कोकून है वो धागा क्रिएट कर लेगा। ये विधि जो है, ये विधि पालन विधि कहलाती है। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है ना, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि रेशम कीट के रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है हमारे पास में वो है जो मलबरी प्लांट है। ठीक है, वो सॉरी डिजीज जो है ना वो कौन कौन सी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा डिजीजेज ऑफ सिल्क वर्म। डिजीज ऑफ सिल्क वर्म, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक भी है। देखिए मोस्टली हमारे पास में क्या है ना कि जो सिल्क वर्म है, इंसेक्ट है, इसमें मोस्टली जो बीमारियां होती है ना उनको मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। पहले जो बीमारी है वो है पेब्रिन नाम से, पेब्रिन। ठीक है, ये जो पेब्रिन बीमारी है ना, ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा आम बीमारी है और ये रेशम कीट के लार्वा अवस्था में ही लग जाती है। ठीक है, लगती क्यों है, तो भाई इसका जो कारक है वो है एक प्रोटोजोआ का जीव, प्रोटोजोवन। ठीक है, जिसका नाम है नोसेमा बॉम्बिक्स, नोसेमा बॉम्बिक्स, इसको आप याद रखना, नोसेमा बॉम्बिक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, नोसेमा बॉम्बिक्स। अच्छा, कौन सा प्रोटोजोवन एनिमल है ये, है ना, कौन सा एनिमल है ये, प्रोटोजोआ एनिमल है। और रोग कौन सा है ये रोग जो है वो पेब्रिन नामक रोग है। ये पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट रोग है जो रेशम कीटों में लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा रोग और भी है, इसके अलावा एक दूसरा रोग और भी है जो मैगट रोग है। सेकेंड डिजीज जो है वो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, मैगट, MAGGOT, मैगट डिजीज। ठीक है, ये जो डिजीज है, ये डिजीज जो मक्खी है उसके द्वारा होने वाली है। मक्खी का नाम जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है वो फ्लाई से होने वाला रोग है और उस फ्लाई मक्खी का नाम जो है ना वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ट्राइकोलिगा सोरबिलास, एक मिनट रुको, ट्राइकोलिगा सोरबिलास, सोरबिलास। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये इस प्रकार से मिल जाएगा, ट्राइक्लियोगा सोरबिलास। ठीक है, फ्लाई से होने वाला रोग कौन सा है, मैगट रोग है। इसकी मतलब ये होता कैसे है वो देख लीजिए। ये वाला जो रोग है ना, इसमें क्या होता है, ये जो मक्खी होती है ना, ये लार्वा की जो त्वचा होती है, लार्वा की
जो स्किन होती है, त्वचा होती है, ठीक है, उस पर अंडे दे देता है, मक्खी अंडे देती है, ठीक है। और अंडे जो होते हैं ना, वो अंडे लार्वा के अंदर विकसित हो जाते हैं और लार्वा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब इनके अंडे से क्या निकलेगा, इनके अंडे से निकलता है मैगट। जो मक्खी होती है ना, मक्खी, उनके अंडे से निकलने वाला जो जीव है वो मैगट कहलाता है। ये क्या है, एक जीव है अंडे से निकलने वाला, इसलिए इसका नाम क्या है, मैगट डिजीज है, ठीक है। और ये पता है कब लगेगा, ये स्पेशली 5th एंड 4th जो स्टेज होती है ना लार्वा की, 4th स्टेज लार्वा की, जिसमें क्या होता है, जिसमें लार्वा जो होता है ना कैटरपिलर, मान लीजिए कैटरपिलर है, ये उस टाइम कोकून बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो कोकून से ही तो धागा प्राप्त होगा, इसलिए कोकून हमें प्राप्त नहीं होगा और ये उसको मार देगा। ऐसे तो हमारा जो पूरा कल्चर है वो ख़राब हो जाएगा। तो इससे क्या होना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। इसके अलावा और भी है कई सारे डिजीज, जैसे कि बैक्टीरिया से होने वाली और फंजाई से होने वाली, जिसमें एक जो बैक्टीरिया है उससे होने वाली फंजाई जो डिजीज है वो इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है पॉलीहेड्रोसिस। एक और रोग है थर्ड, पॉलीहेड्रोसिस, बैक्टीरिया से होने वाला पॉलीहेड्रोसिस, ठीक है। ये भी रोग है जो बोम्बिक्स मोराई के अंदर लग जाता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया एंड जो फंजाई है उससे होने वाला रोग है, बैक्टीरिया एंड फंगस डिजीज है, ठीक। तो इस प्रकार से जो सेरीकल्चर है उसमें सिल्क वर्म को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है वो यहाँ पर हमने डिस्कस करी है। अब टॉपिक जो है वो आता है कि जो सिल्क है, ठीक है, उस सिल्क में किस किस चीज़ का मिश्रण होता है, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, उसमें हमें पता नहीं है कि भाई सिल्क में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आएगा सिल्क का कॉम्बिनेशन, सिल्क के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। तो देखिए सिल्क के अंदर 2 भाग होते हैं, 2 चीज़ प्रेजेंट होती है, जिसमें से पहला तो है प्रोटीन और दूसरा भाग है वो भी प्रोटीन का ही है लेकिन जिलेटिन टाइप का प्रोटीन है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो है वो तो है एगुलेंसिल प्रोटीन। तो सिल्क में 2 चीज़ होती हैं, एक तो है एगुलेंसिल प्रोटीन और दूसरा हमारे पास में है जिलेटिनी प्रोटीन, ठीक है। 2 प्रोटीन है यहाँ पर। 75% तो होता है एगुलेंसिल प्रोटीन और 25% होता है सिल्क में। सिल्क मतलब रेशम के अंदर, धागे के अंदर, रेशम यानी कि धागा जो होता है ना उसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं या किस किस चीज़ से बना हुआ होता है। और ये दोनों पार्ट्स होते हैं ना, दोनों पार्ट्स होते हैं, ये दोनों पार्ट्स आपस में संपर्क में रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। और जिस चीज़ से चिपके रहते हैं ना वो इम्पोर्टेंट है, वो पेपर में पूछी जा सकती है। और ये दोनों जो होते हैं ना वो एक चिपचिपे पदार्थ जिसका नाम है सेरिसिन, उससे चिपके हुए होते हैं। सेरिसिन नामक चिपचिपे पदार्थ से ये आपस में चिपके रहते हैं, ठीक है। तो सिल्क में क्या होता है, एगुलेंसिल प्रोटीन जिसमें 75 है और जिलेटिन प्रोटीन जो कि 25% भाग है, ठीक है। जिलेटिन जो है वो गर्म जल में घुलनशील है, याद रखना। ये जो है वो गर्म जल में ही क्या है, गर्म जल में घुलनशील है। गर्म जल में क्या है, ये घुलनशील है। बाकी वो ये वाला दृढ़, ये वाला कैसा है, दृढ़ है, ये दृढ़ प्रत्यास्थ प्रकार का यानी कि इलास्टिक एगुलेंसिल प्रोटीन है ये, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में एक टॉपिक और आता है जो कि इसके प्लांट को लेकर के है, कि जो हमारे पास में प्लांट है मलबरी का प्लांट, ठीक है, वो ही। वैसे मैं आपको बता दूं जो सिल्क है, ठीक है, ये हम मोस्टली 2 प्रकार के स्पीशीज से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो है मलबरी प्लांट पर पाया जाने वाला कीट, रेशम कीट जिसका नाम है बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है। जबकि दूसरा जो है ना, दूसरा है हमारे पास में क्लस्टर के प्लांट पर पाया जाने वाला,
और क्लस्टर के प्लांट पे जो पाया जाता है ना, वो पाया जाता है अटेकस रेचिनी, अटेकस रेचिनी, ठीक है। इसलिए इसके सिल्क को हम एरी सिल्क भी बोलते हैं और कल्चर को एरी कल्चर भी नाम देते हैं। और ये स्पेशली राजस्थान के जो बीकानेर है, राजस्थान का जो बीकानेर है ना, वहाँ पर किया जाता है ना, बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर में ऐसा कल्चर किया जाता है। तो देखिए बाकी के और विदेशों में जो है वो मलबरी का प्लांट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो मलबरी का प्लांट जो है उसकी क्या विशेषता रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें उत्तम प्रजाति का जो पेड़ है ना, जिसका नाम है शायद उसका मोरस एल्बा लीनियस, ठीक है, और दूसरा है मोरस इंडिका लीनियस, ठीक है। ये दो प्रजातियां जो है वो शायद उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली है मोरस एल्बा लीनियस, मोरस एल्बा लीनियस, और दूसरी जाति है मोरस इंडिका लीनियस, मोरस इंडिका लीनियस। ये दो शहतूश के पेड़ की प्रजातियां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये कल्चर जो है ना इंडिया में, भारत में, वो करीबन 1000 वर्ष पूर्व से किया जा रहा है। इंडिया में 1000 ईयर से पहले ही सेरीकल्चर किया जा रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्या है, इससे बहुत ज़्यादा जो है उससे व्यापार भी बढ़ रहा है और कई लोगों को रोज़गार जो है वो प्राप्त हो रहा है इस प्रकार के कल्चर से। जैसे कि मान लीजिए बॉम्बिक्स मोराई की जो, मतलब भारत में इस उद्योग से करीबन 85 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये एक एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पब्लिश किया हुआ है, ठीक है। और 210 जिलों में रेशम कीट का पालन किया जाता है। हाँ, इसमें आप ये ज़रूर पता कर सकते हो कि भाई जो करीबन 450 ग्राम जो रेशम होता है ना, वो 25,000 कोकूनों से प्राप्त होता है। 25,000 कोकून जो होते हैं उससे 454 ग्राम रेशम प्राप्त होता है। और बड़ी बात यह है कि भारत में करीबन 15,200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन हर साल किया जाता है। 15,200 मीट्रिक टन रेशम जो है वो हर साल उत्पादित होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जो टॉपिक था रेशम कीट यानी कि सेरीकल्चर का, वो ख़त्म हो गया है। यानी कि सेरीकल्चर इंडस्ट्रीज आज हमने डिस्कस करी है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। एप्लियंस कई सारे हैं, सूटेबल पैलेस है, ट्रे कई प्रकार के, रीडिंग ट्रे, कोकून ट्रे और फीडिंग ट्रे। इसके बाद में आकर देखोगे आप रैक्स है, अलमारियाँ हैं, कॉपिंग नाइफ है, डालाज है, बास्केट है, हाइग्रोमीटर है, थर्मोमीटर है, ओवन है और फ्रीज है। फिर आता है ग्रेनेज मैनेजमेंट, यानी कि सेरीकल्चर करने के लिए जो बीज प्रोवाइड किए जाते हैं उसका जो मैनेजमेंट होता है वो कहलाता है ग्रेनेज मैनेजमेंट। और इसमें ग्रेनेज मैनेजमेंट करने वाला जो होता है ना, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकता है, जो एक जगह से प्राप्त हुए हैं ना मेल और फीमेल उनको, और डिफरेंट मतलब हाइब्रिड करने के लिए वो अलग अलग प्रजातियों को क्या कराता है, क्रॉस करवाता है, अलग अलग जीवों का क्रॉस करवाता है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं डिजीज़। सिल्क वर्म में कौन कौन सी डिजीज़ है, तो पेब्रिन, प्रोटोजोज फैलने वाली, नाम में उसका ये जीव का नाम है बॉम्बिक्स, और नोसेमा बॉम्बिक्स। दूसरा मैगो डिजीज, ये फ्लाई से फैलता है, नाम है इसका क्या, ट्राइकोलिया शोरविलास या ट्राइकोलिगा शोरविलास। लार्वा क्या करता है, स्किन के ऊपर एग देता है जिससे कि उसमें से मैगट निकलता है और वो पूरे कोकून को नष्ट कर देता है। ये 4th और 5th स्टेज में ही ऐसा होता है जब कोकून बन रहा होता है तब। एक है पॉलीहेड्रोसिस, जो कि बैक्टीरिया और फंगस द्वारा होने वाला रोग है। रेशम की बात करें धागे में, तो धागे में 2 प्रकार का प्रोटीन है। एगुलेंसिल प्रोटीन तो दृढ़ है, प्रत्यास्थ है, 75% बनाता है, और जिलेटिन प्रोटीन 25% बनाता है। गर्म जल में क्या है, ये घुलनशील है और दोनों आपस में जुड़े रहते हैं सेरेसिन नामक चिपचिपे पदार्थ के द्वारा। फिर है जो सिल्क है, हम 2 प्रकार के जो कीट हैं उनसे मोस्टली प्राप्त करते हैं, जो कि एक तो शहतूश के पेड़ के ऊपर है और एक क्लस्टर यानी कि अरंडी के पेड़ के ऊपर लागू है। इसमें
हमारे पास में जो मलबरी प्लांट है उसकी दो जातियाँ हैं, मोरस एल्बा लीनियस और मोरस इंडिका लीनियस, ठीक है। और इंडिया के अंदर ये 1000 पहले से ये जो कल्चर है वो किया जा रहा है, और 25,000 कोकून से 450 ग्राम जो रेशम है वो प्राप्त होता है, और इंडिया में हर साल 15,200 मीट्रिक टन रेशम प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है सेरीकल्चर का वो खत्म होता है, और इसके सभी वीडियो के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।